सोर्स ऑफ एनर्जी लेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम लोग अगर यूज भी करते हैं तो वो फिर से रिन्यू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी है ना, सनलाइट जो होता है, एक सेकंड वेट करो, तो थोड़ा सा बाहर बहुत आवाज आ रहा है, इसलिए गेट थोड़ा बंद कर देते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसलिए बहुत आवाज आ रहा है बाहर। देखो, तो क्या क्या बात कर रहे थे अभी, जैसे कि सोलर एनर्जी है, सन, तो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हम लोग सोलर एनर्जी के फॉर्म को बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं, और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी अर्थ पे आता है। और इंडिया एक मतलब ऐसे कंडीशंस पे है जहाँ पे ऑलमोस्ट साल भर हम लोग को सनलाइट मिल जाता है, तो हम लोग बहुत लकी है कि हम लोग सोलर एनर्जी का यूज कर पाते हैं। तो सोलर एनर्जी इज द काइंड ऑफ एनर्जी विच इज एग्जांपल ऑफ अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी और द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि अभी हर तरफ इस चीज को हमेशा से बढ़ावा दिया जा रहा है कि हम लोग अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज करें। इवन देखोगे स्ट्रीट लाइट्स में भी हम लोग सोलर लाइट का यूज करते हैं। अभी बहुत सारा ऐसा सेटअप डेवलप हो गया जिसपे हम लोग सोलर पैनल का यूज करते हैं, सोलर हीटर, सोलर कुकर। जरूर कुछ लिमिटेशंस भी है इसमें, ठीक है, कि दिन में ही बस हम लोग यूज कर सकते हैं, चार्ज बस दिन पे होगा, और जब तक चार्ज रहेगा हम लोग, जब सन नहीं रहेगा तब तक हम लोग नाइट पे यूज करना, इवनिंग में यूज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि अगर एनर्जी खत्म, चार्ज खत्म हो गया तो, बट सम लिमिटेशन है। लेकिन तब भी ये अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, इससे हम लोग बहुत ज्यादा एनर्जी को सेव कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें, पिछले क्लास में बात किए थे हम लोग हाइड्रो एनर्जी का, है ना, हम लोग देखे थे किस तरह हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फॉसिल फ्यूल्स को भी यूज कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल दिए थे, अगर हम लोग सिंपल सेटअप करते हैं, एक प्रेशर कुकर ले रहे हैं और उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें हम लोग पानी गर्म कर दे रहे हैं, ठीक है, और उससे क्या होगा, एक भेपर बन रहा है, उस भेपर का यूज करके हम लोग एक टरबाइन को घुमा रहे हैं। छोटा सा एक हम लोग घर पे क्या किए, एक छोटा सा टरबाइन बना लिए, उस टरबाइन को घुमा रहे हैं। उस टरबाइन के घूमने से हम लोग क्या कर सकते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी मतलब जनरेट कर सकते हैं, है ना। तो सेम लार्ज स्केल पे भी ऐसा होता है, ठीक है, लार्ज स्केल पे भी ऐसा होता है। इसको हम लोग पावर प्लांट करते हैं, थर्मल पावर प्लांट। देन हम लोग का एक यूज करते हैं हाइड्रो पावर प्लांट, वो थोड़ा बेटर है, उसमें हम लोग डैम का यूज करते हैं। जो वाटर का पोटेंशियल एनर्जी है, पहले उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद उससे हम लोग टरबाइन को रोटेट कराते हैं। तो ये सब जो टाइप्स ऑफ एनर्जी है, इसमें कहीं ना कहीं से हम लोग फॉसिल फ्यूल्स या फिर एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग क्या करना चाहते हैं, अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ जाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ स्लाइड्स यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कुछ स्लाइड को इंक्लूड कर रहे हैं। पहला, जैसे आप बात करते हैं सबसे पहले टाइडल एनर्जी के बारे में। टाइडल को प्रीवियस क्लास में डिस्कस नहीं किए हैं, ठीक है, हम लोग टाइडल एनर्जी को प्रीवियस क्लास में डिस्कस नहीं किए हैं। जैसे हाइड्रोलिक पावर प्लांट का एग्जांपल क्या है, सॉरी लिमिटेशंस क्या होता है। लिमिटेशन ये होता है कि इनिशियल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम बनाने में काफी हाई है, ठीक है। जो लोग प्रीवियस क्लास में क्लास किए होंगे उनको याद होगा, हम लोग हाइड्रोलिक पावर प्लांट डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। टाइडल एनर्जी डिस्कस करना था हम लोग को, थोड़ा बहुत टाइडल भी किए थे। तो पहला तो इसका लिमिटेशन ये है, देखो फर्स्ट लिमिटेशन ये है कि इनिशियल कॉस्टिंग जो होता है डैम बनाने में, ये बहुत ज्यादा है। एक डैम बनाने में बहुत कॉस्टिंग होता है, ठीक है। और जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एबेंडेंट वाटर का जरूरत है डैम पे, बहुत ज्यादा पानी चाहिए। कोई भी डैम पे बहुत ज्यादा एबेंडेंट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, और कंस्ट्रक्शन में काफी काम कॉस्टिंग होता है। हाइड्रोलिक पावर प्लांट जो होता है उसको हम लोग किसी किसी प्लेस पे ही कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जहाँ पे पानी इजीली, वाटर इजीली अवेलेबल हो। ये नहीं कि हम लोग हर जगह कर देंगे, बहुत जगह हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बहुत जगह हम लोग थर्मल पावर प्लांट का सेटअप करेंगे, क्योंकि हमारे पास उतना सारा डैम नहीं है कि उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी वाटर का काइनेटिक में बदल सके, उससे टरबाइन को घुमा सके। एबेंडेंट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। अगर तुम कभी कोई डैम देखे हो तो उसके आसपास, मतलब तुम नेट पे भी देख सकते हो, जैसे बहुत सारा डैम है, तो वो सब में हम लोग एक एज अ पावर प्लांट यूज करते हैं जहाँ पे एबेंडेंट अमाउंट ऑफ वाटर यूज होता है, ठीक है ना। तो हम लोग डिस्कस करते हैं हाइड्रोलिक पावर प्लांट के बारे में।
एडवांटेज क्या होता है हाइड्रोलिक पावर प्लांट का, वो देखते हैं। देखो वाटर एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, पहली बात की है फॉसिल फ्यूल से ज्यादा बेटर है कि हम लोग एक हाइड्रोलिक पावर प्लांट लें, क्योंकि वाटर जो है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। वाटर बोला जाता है वाटर खर्च मत करो, पर तब भी वाटर तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। जब तक लाइफ है तब तक वाटर है, जब तक लाइफ है तब तक सन है। तो सन और वाटर, ठीक है, ये तो मिलता ही रहेगा। अर्थ में बहुत सारा वाटर है, तो वाटर एक तरह का रिन्यूएबल ही हुआ। तो इसीलिए एक तो ये पावर प्लांट कभी भी पॉल्यूट नहीं करता इन्वायरमेंट को, क्योंकि बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। ऐसे पानी स्टोर किया हुआ है ना, डैम में, यहाँ से हम लोग इसको काइनेटिक में बदल रहे हैं, और यहाँ से अपना टरबाइन जो है वो घूमता है, ऐसे टरबाइन घूम जा रहा है, एंड वी गेट इलेक्ट्रिसिटी विद हेल्प ऑफ सेटअप जनरेटर सेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाता है हम लोग को। तो कहीं से भी कोई पॉल्यूशन इफेक्ट नहीं हो रहा है, कॉस्टिंग थोड़ा हाई है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, दिस आर सम एडवांटेज। और लिमिटेशन है कॉस्टिंग, प्लेस, abundant amount of water, these are some limitations, but it is much better as compared to thermal power plant, because thermal power plant में हम लोग बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन को क्रिएट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा फॉसिल फ्यूल्स को बहुत ज्यादा यूज करेंगे, पानी को उबालने के लिए, वेपर बनाने के लिए हम लोग को हाई अमाउंट ऑफ, बहुत अबेंडेंट अमाउंट ऑफ कोल या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को बर्न करना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग बहुत ज्यादा फॉसिल फ्यूल्स को वेस्ट कर रहे हैं। जैसे पहले जमाने में जो इंजन होता था, स्टीम इंजन, उस पर बहुत ज्यादा कोयला को हम लोग जलाते थे, स्टीम बनाते थे, तो बहुत ज्यादा फॉसिल फ्यूल्स हम लोग बर्बाद कर रहे थे। इसी चीज को देखते हुए क्या इलेक्ट्रिक इंजन का आविष्कार हुआ, है ना। अभी उसके बाद फिर अभी तो इलेक्ट्रिक इंजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रेन आ गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि जो फास्ट ट्रेन जो है बुलेट ट्रेन। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे साइंस का जो डेवलपमेंट होता है, हम लोग ज्यादातर कोशिश करते हैं अभी के टाइम में कि हम लोग रिन्यूएबल सोर्स को यूज करें, हम लोग अल्टरनेट सोर्स पे जाएं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एलईडी पे आ गए, बल्ब से, तो एलईडी काफी ज्यादा एनर्जी सफिशिएंट होता है, एफिशिएंट होता है, मतलब बहुत ज्यादा। अगर 100 वाट का बल्ब लगाते हैं, वहीं पे हम लोग 10 वाट का एलईडी लगाते हैं, दोनों सेम लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि एलईडी का पावर कंजम्पशन बहुत कम हो रहा है, बहुत कम बिजली खर्च कर रहा है। तो हम लोग अधिकतर फैन हो, एलईडी हो, टीवी हो, एमोलेड डिस्प्ले सुने हो, एलसीडी से काफी लाइटर होता है, और उसका जो एनर्जी एफिशिएंट काफी ज्यादा होता है। अभी जो भी स्क्रीन आता है मोबाइल का, या फिर जो भी टीवी आ रहा है नया नया, वो सब एमोलेड का बन रहा है, एमोलेड, है ना। और नहीं तो फिर क्यूएलईडी पे बन रहा है, क्वांटम लाइट एमिटिंग डायोड। तो इस तरह एडवांटेज हम लोग चाहते हैं कि हम लोग किधर जाए, हम लोग ऐसे इंक्रीज करना चाहते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ, मतलब अल्टरनेट सोर्स की तरफ। इसलिए सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, वाटर एनर्जी, हम लोग इन सब को यूज करना चाहते हैं अभी ज्यादातर, एज कम्पेयर टू फॉसिल फ्यूल्स। देखो इलेक्ट्रिक मोटर आने लगा है ना, इलेक्ट्रिक मोटर कार, इलेक्ट्रिक बाइक्स, ई साइकिल्स, इससे बहुत ज्यादा फॉसिल फ्यूल्स बच जाता है। तो नेक्स्ट पार्ट इज टाइडल एनर्जी। तो टाइडल एनर्जी क्या होता है, जैसे देखो ओशन जो होता है वो भी एक ह्यूज रिजर्वायर ऑफ वाटर एनर्जी होता है, ठीक है। ओशन में बहुत सारे फॉर्म में एनर्जी हो सकता है, तो टाइडल भी एक तरह का फॉर्म है, ठीक है। और ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि डेली राइज और फॉल होता है टाइड्स का, जो समुद्र में जो लहर होता है टाइड्स, उसका डेली राइज एंड फॉल होता है। तो हम लोग अगर एक स्मॉल डैम को कंस्ट्रक्ट कर ले किसी सी के पास, है ना, जब इसका हाई टाइड आएगा, ठीक है, रिजर्वायर में फ्लो करेगा, और एक बार क्या होगा, रिजर्वायर के थ्रू लो टाइड्स जाएगा, तो उसकी टाइड्स का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, टरबाइन को घुमा देते हैं, टाइड्स का यूज करके टरबाइन को घुमाते हैं। तुम इस चीज को एक बार कभी मतलब देख सकते हो, यूट्यूब में बहुत अच्छा इसका एक वीडियो वगैरह मिल जाएगा, या फिर कभी किसी किताब में पढ़ सकते हो, या अगर इमेज देखना है तो तुम देख सकते हो गूगल में भी, ठीक है। जैसे इसमें क्या करते हैं हम लोग, टरबाइंस को घुमाते विद द हेल्प ऑफ हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स, इससे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करते हैं। इसको याद नहीं करना, इसको समझ के तुम अपने लैंग्वेज में बहुत बढ़िया से लिख सकते हो, बट इन्फॉर्मेटिव डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर बहुत सिंपल है, मतलब तुम 2 दिन में इसको अच्छे से कवर कर लोगे, 2-2 घंटा भी पढ़ोगे तो 2 आवर्स करके पढ़ोगे, चैप्टर तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसको कुछ रटने का दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपने लैंग्वेज में बढ़िया से लिख सकते हो, कीवर्ड्स याद रखना। सो देखो अब क्या होता है कि इससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। बट इसके लिए हम लोग को हर जगह इसको नहीं कर सकते, इसका कुछ लिमिटेशंस होता है। 40 मेगावाट किलोमीटर पर आवर एटलीस्ट इसका होना चाहिए, वेव स्ट्राइकिंग। और हर जगह तो नहीं कर सकते हैं, हर जगह ओशन होता नहीं है ना, तो सम लिमिटेशंस आर देयर, जहाँ पे ओशन होता है वहां पे कर सकते हैं। तो जो
थ्री मोस्ट कॉमन डिवाइस इसमें यूज होता है ना। पहला होता है सरफेस फॉलोअर्स यूजिंग, होता है फ्लोट्स और द पिंचिंग डिवाइस, ऑसिलेटिंग वाटर वेव्स कॉलम्स एंड द सर्च ऑफ फोकसिंग डिवाइस। तो इसमें राइज और फॉल्स जो होता है वाटर का वो ज्यादा नहीं होता है। तो इसीलिए क्या होता है, तो बहुत ज्यादा मेजर सोर्स नहीं है, इसलिए देखना तुम, हम लोग बहुत ज्यादा टाइडल एनर्जी का यूज नहीं करते हैं। दीज आर नॉट अ मेजर सोर्स। ये याद रखना कि बहुत बड़ा कोई सोर्स नहीं है। हाँ, एक सोर्स होता है, ठीक है, जिसको हम लोग यूज करते हैं, मतलब कर सकते हैं। तो हम लोग के पास ऐसा कोई सोर्स है जिसको कर सकते हैं, बट इट इज नॉट अ मेजर सोर्स। बहुत कम यूज होता है, बहुत कम। समझ लो कि ओनली 2% या 1% यूज होता होगा, 2% यूज होता होगा पूरे कंट्री में, तो 100% का। तो क्या होता है इसमें, वेव्स जो होता है कंटिन्यूअसली ओशन के पास काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है, वही काइनेटिक एनर्जी टरबाइन को घुमाता है ना। तो 2 से 3 मेगावाट्स का जो बिजली है एनर्जी उसको प्रोड्यूस कर देता है। इसके बाद बात करते हैं ओशन थर्मल कन्वर्शंस का। ओशन थर्मल कन्वर्सन इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे देखो, ये क्या होता है ओशियन थर्मल कन्वर्शन। इसमें बोला जा रहा है डिफरेंस जो है टेम्परेचर का, वार्म सरफेस और, ठीक है, कोल्डर वार्म्स पे। मतलब अब ओशन पे कुछ डिफरेंस होता है टेम्परेचर का। देखो, जो वार्म सरफेस रहेगा ना वो सन की वजह से होगा, और जो कोल्डर सरफेस होगा ओशन के डेप्थ पे होगा। समुद्र के अंदर बहुत ठंडा होता है ओशन के अंदर, ठीक है। तो और ऊपर थोड़ा सा उससे ज्यादा वार्म रहता है। डेफिनेटली उस पर सन रेज हमेशा पड़ रहा है, थोड़ा वार्म रहता है। और समुद्र के जितना डेप्थ में जाएंगे ना उतना ज्यादा आइस, मतलब समझ लो कि बहुत ज्यादा कूलर होगा। एकदम नीचे तो आइस टाइप का कुछ ये भी मिलता है, हम लोग आइसबर्ग टाइप का मिलता है, ठीक है। सो हम लोग एक्चुअली क्या करते हैं, यहाँ पे जो टेम्परेचर का डिफरेंस आ रहा है ना, ठीक है, इसी की वजह से हम लोग एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, इसी डिफरेंस की वजह से। इसी को हम लोग ओशन थर्मल एनर्जी बोलते हैं। तो जो पावर प्लांट्स हम लोग इस पे यूज करते हैं उसको बोलते हैं ओटीईसी पावर प्लांट्स, ओशियल थर्मल एनर्जी कन्वर्सन पावर प्लांट। और इसमें जो टेम्परेचर डिफरेंस आता है वो लगभग 20 डिग्री सेल्सियस का आता है। मतलब तुम समझ लो कि ऐसा समझ लो कि 20 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, जो वार्मर सरफेस है और जो कोल्डर सरफेस है, इन दोनों में 20 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आता है, ठीक है। तो कोई थोड़ा सा, इन दोनों में ऑलमोस्ट 20 डिग्री सेल्सियस का जो है ये आता है, डिफरेंस आता है। तो और उससे थोड़ा ज्यादा आ सकता है। वाटर का डेप्थ कहाँ तक लेते हैं हम लोग, 1000 मीटर तक लेते हैं, ठीक है। ओटी सिस्टम के लिए हम लोग को 1000 मीटर का डिफरेंस चाहिए, 20 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस हम लोग को लेते हैं। मतलब इतना रहता है, हम लोग क्या लेते हैं, नेचुरल है, इसमें रहता है, ठीक है। बट 1000 मीटर पे हम लोग मेजर करते हैं उसके टेम्परेचर को। तो ये सब कुछ कीवर्ड है, तो ये सब कीवर्ड याद रखोगे जब भी लिखोगे प्रॉब्लम बोलते सॉरी, क्वेश्चंस को जब भी लिखोगे, आंसर आंसर जब भी लिखोगे तो कीवर्ड्स को याद रखना। एडवांटेज ये कि 24 आवर्स यूज कर सकते हैं हम लोग हमेशा, ठीक है। बट ये भी काफी कम यूज होता है, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज्यादा यूज होता है, ये भी काफी कम यूज होता है। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करते हैं जियोथर्मल एनर्जी के बारे में, ठीक है ना। जियोथर्मल एनर्जी के बारे में, जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है, ये बेसिकली अर्थ के हीट की वजह से डेवलप हो रहा है ना। अब अर्थ पे हीट कैसे डेवलप होगा, अर्थ के इनसाइड का जो टेम्परेचर है उससे हम लोग जो एनर्जी ले रहे हैं, दिस आर कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। उसी चीज को हम लोग बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। एक सेकेंड, यहाँ पे स्क्रीन थोड़ा सा शेयर नहीं हुआ होगा अभी, एक्चुअली थोड़ा सा इमेज सिलेक्ट करने पे ऐसा प्रॉब्लम होता है। हम जस्ट तुरंत से इसको शेयर कर रहे हैं, ठीक है। स्लाइड मतलब एक यहाँ पे पीडीएफ को ये इंक्लूड करना है। एक सेकेंड बस वेट करो थोड़ा। ठीक है। ठीक है। तो अब देखो हम लोग आगे बात किसका करते हैं, हम लोग बात करेंगे जियोथर्मल एनर्जी के बारे में, ठीक है। हम लोग बात करेंगे आगे जियोथर्मल एनर्जी के बारे में। देखो यहाँ पे है,
सो व्हाट इज जियोथर्मल एनर्जी? जियोथर्मल एनर्जी पहले ही बात की है कि जियोथर्मल जो होता है वो एनर्जी स्टोर रहता है अर्थ के इनसाइड, है ना। तुमको शॉर्ट नोट्स में लिखने के लिए देगा, और इस चैप्टर को याद रखना, बोर्ड में आएगा, ये किसी कंपटीशन में नहीं आएगा, आता है कभी कभी कंपटीशन में, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन आएगा, हम पढ़ाएंगे उसको, चेन रिएक्शन वगैरह और फिजन फ्यूजन क्या होता है सब बता देंगे। लेकिन ये बोर्ड में आता है 3 मार्क्स का क्वेश्चन में। अब प्रीवियस क्लास का वीडियो थोड़ा देख लेना, उसमें बेसिक्स पूरा डिस्कस कर दिए थे, और आज हम पूरा बता देंगे जितना है। बस एक क्लास और लगेगा, उसमें हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे, रिएक्शन जो होता है वो सब। तो ठीक है, एक बार इस नोट्स को भेज देंगे पीडीएफ में, उसको पढ़ लेना और उसको कंप्लीट करके रख लेना, ठीक है। इसी छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स में, तो ये सब आराम से हो जाएगा, ठीक है। 2 घंटा पढ़ोगे, 2 दिन थोड़ा देख लोगे तो हो जाएगा। अच्छा, क्या बात कर रहे थे? जियोथर्मल एनर्जी के बारे में। देखो, टेम्परेचर जो होता है अर्थ के इनसाइड, वो बहुत ज्यादा इनफ होता है, हाई इनफ टू लिक्विफाई द रॉक्स। रॉक को लिक्विफाई कर देता है, इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है ना, पत्थर को भी पिघला देता है, ऐसा समझो। उसको हम लोग मैग्मा बोलते हैं। तुम लोग पढ़े ही हो बचपन से ये सब चीजों को, जैसे नेचुरल फिनोमेना पढ़े थे क्लास 8 में, उस समय सब रहता है ना। जब तुम लोग अर्थक्वेक वगैरह पढ़े थे तो अर्थ के अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है वो पढ़ना रहता है, क्रस्ट के बारे में ये सब पढ़ना रहता है। तो टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि इतना ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से वो रॉक्स को लिक्विफाई कर देता है, मॉल्टन स्टेट पे रहता है रॉक्स, इसको हम लोग मैग्मा बोलते हैं, है ना। और इस सब्सटेंस को हिट करता है बहुत ज्यादा, मतलब हिटिंग सब्सटेंस है बहुत। इसके बाद क्या होता है, कुछ एरियाज पे सरफेस ऑफ द अर्थ पे हॉट मैग्मास जो होता है वो स्वेल्स करता है क्रस्ट तक, और ये ट्रैप्ड हो जाता है बिलो सरफेस ऑफ द अर्थ पे। तो कुछ एरियाज होता है क्रस्ट का, उसको हम लोग हॉट स्पॉट बोलते हैं, है ना। अर्थ के इनसाइड का कुछ एरिया को वी कॉल्ड हॉट स्पॉट्स, बिकॉज यहाँ पे जो मैग्मा होता है दिस आर ट्रैप्ड, मैग्मा ट्रैप्ड हो जा रहा है। तो इस वजह से क्या होता है, दिस सरफेस आर वेरी हॉट एंड दिस वी कॉल्ड इट हॉट स्पॉट। सो व्हेन दिस हॉट स्पॉट्स आर नियरर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, अब जब ये हॉट स्पॉट नियर होता है सरफेस ऑफ द अर्थ के, है ना, सो व्हेन दिस हॉट स्पॉट्स आर नियरर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, जब ये हॉटस्पॉट को हम लोग मतलब ऑब्जर्व करते हैं सरफेस ऑफ द अर्थ के पास, ये क्या सिलेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो दिस हॉटस्पॉट जो होता है ना, उसको उसमें क्या होता है कि नियर टू सरफेस ऑफ द अर्थ पे लेते हैं, तो वाटर भी क्या होता है, थोड़ा सा स्टीम में बदल जाता है। वहां का आसपास का जो वाटर होगा, अर्थ के अंदर वाटर भी रहता है, वो सब स्टीम में बदल जाता है। और कुछ जो होता है रॉक पे भी अपर लेयर्स पे आ जाता है, क्रस्ट के रॉक्स के अपर लेयर पे, है ना। तो उसमें क्या होता है, एक ग्रेट फोर्स अर्थ पे लगता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइसर्स बोला जाता है ना। सो इस तरह अगर इस एनर्जी को हम लोग यूज करें तो उससे हम लोग बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। अब स्टीम जो यूज हो रहा है, जैसे अर्थ के अंदर का जो जितना भी मैग्मा जो ट्रैप्ड हो गया, जो हॉटस्पॉट बन गया, वो क्या कर रहा है, वाटर्स को भी स्टीम में बदल दे रहा है। तो यही स्टीम क्या करता है, जियोथर्मल सोर्स की तरह काम करता है, और डायरेक्टली क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं लोग टरबाइन को घुमाने के लिए, बहुत कम इसका यूज होता है, ठीक है। तो इससे जो इलेक्ट्रिसिटी मिलता है वी कॉल्ड इट जियोथर्मल इलेक्ट्रिसिटी। तुम सोचो कितने तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं, हमारे पास बहुत सारा सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का। तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को हम अब जनरेट करने लगे हैं, पहले जब बहुत दिक्कत होता था, बट नाउ हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को बहुत इजीली जनरेट कर, पहले भी ये सब सोर्स था, ऐसा नहीं कि पहले नहीं था, पहले भी जियोथर्मल था, पहले भी ओशन था, पहले भी सोलर था, बट टेक्नोलॉजी नहीं था, हम लोग सेटअप नहीं कर पाते थे। सोर्स तो तब भी था, है ना, सब कुछ था, बट हम लोग सेटअप नहीं कर पाते थे, गांव गांव में तक बिजली नहीं पहुंचता था। बट अब काफी हद तक सेटअप हो रहा है, तो अभी भी नहीं है बहुत जगह, बट हाँ अब इजी है थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी को यूटिलाइज करना ना। कुछ एडवांटेजेस इसका, एडवांटेजेस ये है कि जियोथर्मल पावर प्लांट जो होता है उसको हम लोग ज्यादातर रॉक मतलब ऑपरेट करते राउंड द क्लॉक, ठीक है, राउंड द क्लॉक हम लोग इसको ऑपरेट करते हैं। उसके बाद पॉल्यूशन फ्री होता है ना, ऑपरेटिंग कॉस्ट जो होता है वो थोड़ा लेस होता है, बट इनिशियल सेटिंग काफी हाई होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ सोर्स फ्री और रिन्यूएबल होता है, ठीक है, इस तरह होता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में थोड़ा देखते हैं हम लोग। तो समझ में आ गया, जियोथर्मल हो गया, टाइडल हो गया, हाइड्रो एनर्जी हो गया। तो ये सब का शॉर्ट नोट्स जैसा तुम एक बार तैयार कर लेना पढ़ाई करके, मतलब जस्ट दिमाग में रखना, कभी आएगा तो उसको अच्छे से
समझाना, एक्सप्लेन करना। चलो तो अब बात करते हैं हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में, ठीक है। देखो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होता है ना, वो न्यूक्लियर रिएक्शंस होने में लगता है, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी। तुम जो सुने हो एटम बम, न्यूक्लियर, उसके बाद न्यूक्लियर बम के बारे में, हाइड्रोजन बम के बारे में, तो ये सब क्यों? एनर्जी की वजह से ही है ना। फिजन फ्यूजन में बहुत ज्यादा एनर्जी इन्वॉल्व होता है, हम लोग डिस्कस करेंगे रिएक्शन सबका। तो न्यूक्लियर रिएक्शन दो तरीके का होता है, फिजन और फ्यूजन, ठीक है। फीज और फ्यूज, देयर आर टू काइंड ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस टेक्स प्लेस। एक में क्या होता है, हेवी न्यूक्लियर स्प्लिट करता है, और एक में लाइटर न्यूक्लियर होता है, वो मतलब दोनों लाइटर न्यूक्लियर कंबाइन होता है। तो देयर आर टू काइंड ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, वन इज न्यूक्लियर फ्यूजन फिजन एंड द अदर वन इज, एक न्यूक्लियर होता है एक क्या होता है न्यूक्लियर, एक सेकंड रुको, हाँ देखो, तो एक होता है न्यूक्लियर, क्या हो रहा है, सिलेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो एक होता है न्यूक्लियर फिजन होता है, एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन रिएक्शन। तो फिजन क्या होता है, फिजन में एक प्रोसेस है जिसपे हेवी न्यूक्लियस स्प्लिट करता है इनटू लाइटर न्यूक्लियाई। एक बड़ा सा न्यूक्लियस ब्रेक होता है लाइटर न्यूक्लियाई पे, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं फिजन। फिजन मतलब ब्रेक होना, ठीक है। फिजन का मतलब होता है ब्रेक होना, फिजन मतलब टूटना, टूट रहा है। तो फिजन का मतलब समझ लो ब्रेक हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है। तो बड़ा सा जो हेवियर न्यूक्लियाई है वो ब्रेक होता है स्मॉल न्यूक्लियाई पे, देन वी कॉल्ड इट अ फिजन। और फ्यूजन में क्या होता है, जो लाइटर न्यूक्लियाइस है वो कंबाइन करके हेवियर न्यूक्लियाई को बनाता है, उसको बोलते हैं हम लोग फ्यूजन। न्यूक्लियर रिएक्शन जो रिएक्शन है, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, वो बेसिकली प्रिंसिपल होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट का। न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में सुने हो, है ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट जिससे हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी को डेवलप कर रहे हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं व्हाट इज न्यूक्लियर पावर प्लांट। पावर प्लांट क्या होता है, उसका क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखो, तो हम लोग रिएक्शंस को पढ़ेंगे आगे के क्लास में, हम लोग रिएक्शन सारा बताएंगे और वो आगे तक काम आएगा, ठीक है, 11th-12th क्लास तक। न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है वो बेसिकली एक रिएक्शन होता है, इसमें लाइटर न्यूक्लियाई लाइक हाइड्रोजन वो कंबाइन करके एक हेवियर न्यूक्लियाई बनाता है ना। और बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर जो होता है उसमें इवॉल्व होता है। समझ लो कि ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज हो रहा है। सन जो होता है वो हीट होता है इसी के कारण, फ्यूजन के कारण ही, और इतना ज्यादा इंटीरियर मतलब हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। सो न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है ना वो जनरली स्टार्स पे होता है, जो कि हाई टेम्परेचर एक्सर्ट्स करता है। टेम्परेचर सुनो, 4 × 10⁻⁷ केल्विन, सोचो कितना ज्यादा हाई टेम्परेचर है ये, है ना। हम लोग मतलब बियॉन्ड आवर एक्सप्रेशन रेंज, इतना ज्यादा टेम्परेचर, सोचो मतलब कितना ये मैसिव हम लोग के लिए डिस्ट्रॉय का काम करेगा इफ हम लोग उसको यूज कर ले उतने टेम्परेचर को, ठीक है। और फ्यूजन में क्या होता है, एक्चुअली वो प्रोडक्टिव एप्लीकेशंस होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कंट्रोल भी नहीं करते हैं, मतलब फ्यूजन रिएक्शन कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, ठीक। तो इसको हम लोग अर्लियर क्लास में डिस्कस करेंगे रिएक्शन सबको, ठीक है। रिएक्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे, अर्लियर बोलते हैं सॉरी, हम लोग मतलब नेक्स्ट क्लास में, है ना, डिस्कस करेंगे हम लोग रिएक्शंस को। किसका रिएक्शंस को, न्यूक्लियर फिजन के रिएक्शंस को और फ्यूजन के रिएक्शन को, देखेंगे कुछ इसका एप्लीकेशन वगैरह, ठीक है। कंट्रोल रिएक्शन क्या होते हैं सबको हम लोग देखेंगे। रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, और सीखेंगे किस तरह एनर्जी को फाइंड आउट करते हैं, के वैल्यू क्या होता है। ना बायो एनर्जी, देखो बायो एनर्जी क्या होता है, एक्चुअली बायो एनर्जी जो होता है ना, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सोलर एनर्जी को हम लोग, ठीक है, रेडिएशन मतलब जो स्मॉल फ्रैक्शन होता है सोलर एनर्जी का, उसको हम लोग अर्थ सरफेस में कन्वर्ट करते हैं इनटू केमिकल एनर्जी बाय ग्रीन प्लांट्स, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। बायोलॉजी में पढ़ते हो फोटोसिंथेसिस। तो ये बात तो तुम जानते हो कि जो बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सोलर एनर्जी है जो कि अर्थ पे आ रहा है, उसको हम लोग केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं बाय द ग्रीन प्लांट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इस पे क्या होता है, एनर्जी होता है ना, वो कुछ बायोमास के टर्म में स्टोर हो जाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स पे, एनिमल्स पे, ह्यूमंस पे, है ना। फूड हम लोग जो कंज्यूम करते हैं उस पार्ट्स में, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल मान लो कि हम लोग किसी पौधा ले रहे हैं, तो कोई पेड़ ले रहे हैं, कोई पत्ता ले रहे हैं, या फिर हम लोग जो भी वेजिटेबल्स वगैरह जो सड़ता है ना, उस सब में बायो एनर्जी मिलेगा। इवन एनिमल्स से मिल सकता है,
ह्यूमन से मिल सकता है, एनर्जी फूड से, जो फूड हम लोग लेते हैं उससे एनर्जी मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल तो मान लो कि जो काउडंक होता है ना, काउडंक, गोबर जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग, तो उसमें भी एक उससे उसके भी यूज करके हम बायो मास या फिर बायो एनर्जी को बायोगैस बना सकते हैं। सो दीज आर सम, मतलब एनिमल्स या फिर ह्यूमन से ही जो एनर्जी मिल रहा है विच इज कॉल्ड बायो एनर्जी। सो एक्चुअली लिविंग पार्ट से जो मिलता है बॉडीज का, है ना, वो सभी एक्चुअली आफ्टर डेथ के बाद जो बॉडीज पे जो भी लिविंग पार्ट से मिलता है, सड़ता है जो, ठीक है, उससे जो मिलता है, जैसे कोई प्लांट्स खराब हो गया उससे बायो मास मिल सकता है, ठीक है, कोई प्लांट्स हो गया, एनिमल्स, ठीक है, या फिर जो हम लोग जो क्या बोलते हैं काउ डंक लेते हैं उससे मिल सकता है, ठीक है। तो इससे कंट्रीब्यूट करके हम लोग बायोमास या फिर बायोगैस को बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक तरह का गांव में बहुत ज्यादा यूज होता है बायोमास का, बायोगैस का। इसको हिंदी में गोबर गैस बोला जाता है, और उससे भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, उससे भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकता है। इट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ एनर्जी। सो व्हाट इज बायोगैस? एक्चुअली बायोगैस क्या होता है? तो जो एनिमल्स और प्लांट होता है ना, वो एक्चुअली इजीली डिग्रेडेड होता है ना, बाय एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। तो ये क्या करता है, इजीली डिग्रेड होता है एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, और किस प्रेजेंस में? वाटर के प्रेजेंस में, और कुछ तरह का गैस को प्रोड्यूस करता है, जैसे मीथेन, है ना, CH4 होता है, फिर CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, H2S, दीज आर एक्चुअली इस तरह का गैस को प्रोड्यूस करता है ना, डिग्रेड करने के बाद। तो इसी से बनता है, इसी मिक्सचर से बनता है बायोगैस, ठीक। इसी मिक्सचर से क्या बनता है? बायोगैस बनता है। तो देखो ये एक, ये नहीं, ये वाला, इसका पूरा डायग्राम बताते हैं। ये है बायोगैस का एक प्लांट, ठीक है। रुको इसको हम थोड़ा बढ़िया से दिखा देते हैं। यहाँ पे हाफ आया फोटो, इमेज इसका हाफ ही आया है इसका। स्लाइड थोड़ा इधर उधर हो गया, लेकिन इसको जब भेजेंगे PDF में, ठीक है, तो इसको हम सही से अरेंज करके भेज देंगे अभी। एक सेकंड, ऊपर इसका डायग्राम होगा। हाँ देखो यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ बढ़िया से दिया हुआ है। स्लाइड हम अरेंज कर देंगे, स्लाइड का टेंशन मतलब, इसको अच्छे से अरेंज करके भेज देंगे। देखो बायोगैस क्या होता है, बायोगैस बता दिए क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर दो कैसा होता है। इसमें एक गैस टैंक होता है ना, और इनलेट होता है, इनलेट में गोबर डंक होता है, काउ डंक, सॉइल वगैरह होता है उस पे, यहाँ पे सॉइल भर देते हैं, और गैस टैंक होता है। यहाँ पे क्या रहता है, एक फर्टिलाइजर होता है ना, और आउटलेट जिसको बोल सकते हैं मिथेन बनता है। यहाँ पे भी सॉइल भर देते हैं, यहाँ पे मिक्सिंग होता है विदाउट, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, डिग्रेड होते रहता है। तो वहां से जो गैस मिलता है हम लोग को इनलेट आउटलेट से, तो उससे गैस फॉर्मेशन होता है। तो इसमें लिखा हुआ है, देखो क्या होता है, फ्लोटिंग गैस लाइक गैस होल्डर टाइप बायोगैस प्लांट कंसिस्ट अ डोम लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग स्टील से बनाते हैं जनरली, है ना। एक डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बनाते हैं स्टील से। और इसमें क्या होता है कि प्रेशर के वजह से, प्रेशर ऑफ बायोगैस की वजह से दैट फ्लोट्स, मतलब ये फ्लोट करते रहता है ना, किसकी वजह से? प्रेशर ऑफ बायोगैस इवॉल्व जो होता है उसकी वजह से। तो बायोगैस प्लांट जो होता है उसको हम लोग जनरली काउ डंक यूज करते हैं, है ना, बायोगैस लगाने के लिए। इसका नॉर्मल नाम गोबर गैस है, मतलब हम लोग नॉर्मली इसको गोबर गैस भी बोल सकते हैं। अच्छा, इसके बाद इसको हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे, है ना। कोई बच्चा लोग देखा हो प्रीवियस क्लास तो याद होगा, थोड़ा बहुत और बता देते अभी भी, जल्दी जल्दी बता देते। तो इसमें यही एडवांटेज है कि इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम लोग को, ठीक है, एक ब्रिक से भी कंस्ट्रक्ट करते हैं, ईंटा जो होता है उससे ही बनाते हैं हम लोग। तो कुछ फिक्स डोम होता है, लॉन्गर लाइफ होता है, फ्लोटिंग डोम होता है, तो कॉस्ट बहुत कम होता है बायोगैस फॉर्मेशन करने में। और स्लरी ऑफ जो एनिमल डंक होता है, वाटर मेड होता है, वो मिक्स करते हैं लोग टैंक पे, जहाँ पे इसको मतलब डाइजेस्ट किया था टैंक पे, ठीक है। उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स होता है और वो डिकम्पोज करते रहता है,
ठीक है, एक बायोमास स्लरी बनता है और उसके बाद फिर वाटर के प्रेजेंस में डिहाइड्रेट होते रहता है, डिग्रेड होते रहता है, फिर वो डाइजेस्ट होता है धीरे धीरे, तो उससे फिर वो गैस निकलता है मीथेन उथेन, ठीक है, मीथेन CO2 H2 H2S, ये सब प्रोड्यूस होता है, इन्हीं को मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं बायोगैस। ठीक है, तो ये कुछ इसका नॉर्मल सा थ्योरी है, बहुत सिंपल। तो उसके बाद बात करते हैं हम लोग इसका एडवांटेज क्या होता है, एडवांटेज ऑफ बायोगैस प्लांट। तो जो बायोगैस प्लांट होता है ना, वो स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता है, हम लोग प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किए, तो उसका कैलोरीफिक वैल्यू भी काफी हाई होता है। अब कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, उस पर बात करेंगे हम लोग। कैलोरीफिक वैल्यू भी बहुत हाई होता है, और हम लोग बेसिकली बायोगैस को विलेज में ही यूज करते हैं, पहले ही बताए थे, है ना। इन्वायरमेंट पॉल्यूशन भी थोड़ा कम होता है इस पे, कन्वीनियंट डोमेस्टिक यूज के लिए, है ना। स्लरी जो होता है उसको हम लोग डिफरेंट पर्पस में यूज करते हैं। देन हम लोग इसके हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोड्यूस करते रहते हैं। फॉसिल फ्यूल्स का बहुत कम ज्यादा यूज होता है, डिपेंडेंस नहीं रहते हम लोग फॉसिल फ्यूल्स पे और वुड में। अब हाइड्रोजन अल्कोहल भी एक फ्यूल्स की तरह यूज होता है ना, ये तुम लोगों को पता होगा कि हाइड्रोजन और अल्कोहल भी हम लोग एज अ फ्यूल्स की तरह यूज कर सकते हैं। देखो, जो रिएक्शन करोगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो वाटर फॉर्म हो जाएगा, है ना। जब तुम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस देखोगे उसको होता है, तो कुछ लॉट ऑफ हीट भी इवॉल्व करता है, H+O2 = HO2 and plus exothermic reactions. So hydrogen is the substance that release heat more than any fuel, है ना, सबसे ज्यादा हीट को रिलीज करता है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो था इजीली प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस इजीली प्रोड्यूस हो जाएगा बाय इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर से। H+ उससे मिलता है, हम लोग OH- H+ पढ़े हो केमिस्ट्री में भी। तो हम लोग को बहुत सारा इससे प्रोडक्ट भी ऑप्टेन होता है, जो कि हम लोग इंडस्ट्रियल पर्पस यूज करते रहते हैं, ठीक है। और कंब्यूशन ऑफ हाइड्रोजन जो करेंगे उससे उतना पॉल्यूट भी नहीं होगा इन्वायरमेंट, तो इसीलिए हाइड्रोजन इज ऑल्सो यूज एज अ, मतलब याद रखना, हाइड्रोजन को भी हम लोग यूज करते हैं किसकी तरह, एक फॉसिल एक फ्यूल्स की तरह यूज करते हैं, ठीक है। हम लोग एक फ्यूल्स की तरह हाइड्रोजन को भी यूज करते हैं, ठीक है ना। हम्म ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। जियोथर्मल का बात कर लिए हैं। अच्छा, कुछ कुछ चीजें और देखना है हम लोग को। अच्छा हाँ, ये बात कर रहे थे हाइड्रोजन और एज अ फ्यूल, इसी का बात कर रहे थे हम लोग अभी। देखो, तो ये बोल रहे थे कि हाइड्रोजन जो था वो इजीली क्या करता है, हीट रिलीज करता है, और उसको हम लोग जब उसका कंब्यूशन करते हैं तो हाइड्रोजन बहुत ज्यादा पॉल्यूशन भी क्रिएट नहीं करता है ना, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता है। ये सब बात समझ में आ रहा होगा। तो हाइड्रोजन जो होता है उसको यूज करते हैं हम लोग स्पेसशिप्स पे और हाई टेम्परेचर फ्लेम्स पे, सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह, ठीक है। इट इज डिफिकल्ट फॉर द कॉमन मैन टू वर्क विथ हाइड्रोजन एज द अमाउंट ऑफ इट इज एमिटेड बाय इज वेरी हाई। हम लोग रॉकेट प्रपल्सन स्पेस साइंस में हाइड्रोजन का यूज करते हैं। नॉर्मल मैन के लिए हाइड्रोजन का एनर्जी यूज करना बहुत डिफिकल्ट काम है ना। हम लोग मतलब खतरों से खेल रहे हैं, हाइड्रोजन को अगर यूज करते तो बहुत ज्यादा एनर्जी को ये करेगा, रिलीज करेगा। हम लोग को उतना एनर्जी का रिक्वायरमेंट है ही नहीं, ठीक है। तो हम लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क है हाइड्रोजन को यूज करना। अल्कोहल एक अनदर फ्यूल की तरह काम करता है, ठीक है। ये क्या करता है, कुछ अल्कोहल जो होता है एक अनदर फ्यूल की तरह काम करता है। ये गेन करता है कोई, ये गेन करता है किसी मतलब समझ लो कि इसको भी हम लोग ऐसे फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। जैसे मान लो कि एक रिएक्शन लिखते हैं हम लोग, जैसे मिक्सचर ऑफ अल्कोहल, है ना, ऑक्सीजन के साथ रिड्यूस करने से क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। OH+H2 इस तरह कुछ रिएक्शन अगर होगा तो हम लोग यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिल सकता है। CO ऐसे समझ लो, COOH प्लस H2O, तो CO2 प्लस H2O मिल जाएगा उससे, ठीक है। अल्कोहल COH हो गया, तो इससे क्या हो जाएगा ना, इससे भी एनर्जी रिलीज करेगा। तो मिक्सचर ऑफ अल्कोहल और पेट्रोल इज बीइंग यूज्ड फॉर सम कंट्रीज एज अ फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल। तो कहीं कहीं अल्कोहल प्लस पेट्रोल से भी गाड़ी चलाया जाता है। हम लोग तो पेट्रोल सिर्फ चलाते हैं ना, कहीं के उसमें थोड़ा अल्कोहल भी मिला दिया जाता है, तो एज अ फ्यूल का काम करता है। स्पिरिट लैम्प जो लेबोरेटरी में यूज होता है, बेसिकली उसमें अल्कोहल, स्पिरिट इज अ काइंड ऑफ अल्कोहल, ठीक है।
सो देखो, कोई भी सब्सटेंस जो होता है जो हम लोग को एनर्जी दे बर्न कराने के बाद, उसको हम लोग फ्यूल बोलते हैं। तो बहुत डिफरेंट टाइप का फ्यूल को हम लोग क्लासीफाई करते हैं, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और गैसियस फ्यूल। ये तीनों के बारे में तुम लोग सुने हो, है ना, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और फ्लूइड्स और गैसियल फ्यूल्स के बारे में। सॉलिड फ्यूल्स हो गया वही कोल हो गया, वुड हो गया, है ना, ये सब हो गया, उसको जलाते हैं हम लोग, सॉलिड फ्यूल है, कोयला वगैरह। लिक्विड फ्यूल क्या हो गया? लिक्विड फ्यूल हो गया यही अल्कोहल एग्जांपल एक लिए हम लोग, पेट्रोल इज द काइंड ऑफ एग्जांपल, डीजल इज द काइंड ऑफ एग्जांपल। नाउ द गैसियस फ्यूल्स, गैसियल फ्यूल्स इज अ सीएनजी, एलपीजी, liquefied petroleum gas, CNG is composed natural gas, hydrogen gas, so these are the example of gaseous fuels। ठीक है, तो हाँ, जिसका मेन बात कर रहे थे कैलोरीफिक वैल्यू, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, इसका अभी तक हम लोग सुने हैं, बस बात नहीं किए। अच्छा, आज हम थोड़ा जल्दी छोड़ देंगे, है ना, बस ये बता के अभी छोड़ देंगे 5 मिनट में, क्योंकि थोड़ा सा काम है अर्जेंट। हम लोग और क्लास एक लगेगा, उसमें बढ़िया से, बस इधर का पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया, बस न्यूक्लियर रिएक्शन को समझा देंगे, बस और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, ये बता के छोड़ देंगे अभी, इसमें कुछ बचेगा नहीं, कैलोरीफिक वैल्यू बता के अभी क्लास ये छोड़ देंगे, सब एग्जांपल है अभी जो बताएं वो सब। एंड एक दिन और क्लास लेंगे, उसमें हम लोग बस थोड़ा सा इग्निशन टेम्परेचर के बारे में और इसके बारे में बता देंगे, न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, हमको थोड़ा जानना है इसलिए जल्दी छोड़ देंगे। देखो, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? कोई भी फ्यूल बर्न करने से ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, लेकिन सभी फ्यूल में इक्वल एनर्जी नहीं होता है, किसी में एनर्जी ज्यादा होगा, किसी में एनर्जी कम होगा, इसको हम लोग जूल पे मेजर करते हैं। डेफिनेटली एनर्जी का यूनिट जूल होता है, इसीलिए तो सब डिपेंड करता है नेचर ऑफ द फ्यूल पे। तो जो हीट एनर्जी लिबरेट होता है बर्निंग करने से पर यूनिट मास ऑफ फ्यूल, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल, फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है कैलोरीफिक वैल्यू का? कैलोरीफिक वैल्यू का डेफिनेशन है energy liberated in the form of heat by fuel when its unit mass is burned completely under ideal condition। कैलोरीफिक वैल्यू एक ऐसा एनर्जी होता है, लिबरेट होता है, जब हम लोग किसी फ्यूल को बर्न करते हैं, पर यूनिट मास देखते हैं कितना एनर्जी मिल रहा है हम लोग को, इसको हम लोग मेजर करते हैं जूल पर केजी पे, है ना। तो देखना कैलोरीफिक वैल्यू हाई होता है गैसेस के लिए, गैसेस का एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा होता है ऐसे कैलोरीफिक वैल्यू, इसलिए हाइड्रोजन को हम नॉर्मल लोग यूज नहीं करते हैं, उसको हम लोग जनरली यूज करते हैं फॉर स्पेस क्राफ्ट से सब में। सॉलिड फ्यूल काऊ डंग का कैलोरीफिक वैल्यू भी काफी ज्यादा होता है, 6000 से 8000, इसको हम खाना पकाने में यूज करते हैं, काऊ डंग केक बनाते हैं हम लोग, है ना, गोबर से जो बनता है, गांव में यूज होता है उसको। वुड जो होता है लकड़ी, उसका होता है 17000 से 22000 तक, काफी ज्यादा होता है। कोल का बहुत ज्यादा, उससे भी ज्यादा, 33000 तक। ठीक है, यूनिट पता ही है तुम लोग को, जूल पर केजी। एथेनॉल का देखो कितना ज्यादा होता है, 30,000। केरोसिन बहुत खतरनाक होता है ना। पेट्रोल उससे भी खतरनाक होता है, 45,000, इससे जल्दी आग, तुरंत आग लग जाता है, पेट्रोल केरोसिन इस सबसे, उतना जल्दी काउडंग पे नहीं लगेगा। बायोगैस का भी काफी हाई होता है, ये भी बहुत जल्दी आग पकड़ लेगा। ठीक है, एलपीजी का देखो 35,000, है ना, एलपीजी इज वेरी डेंजरस, एलपीजी भी बहुत ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है, जल्दी से आग पकड़ लेगा। बट पेट्रोल सबसे ज्यादा डेंजरस है, 47,000, सोचो इसका कैलोरीफिक वैल्यू है, 35,000 है एलपीजी का। तो ये सब चीजों को हम भेज देंगे अभी पीडीएफ में, है ना। अगर अरेंज नहीं कर पाए तो तुम तो देख ही लियो क्या क्या टॉपिक पढ़े हैं, और तुम ऐसे रीडिंग भी कर सकते हो। तो और एक क्लास हम लोग लेंगे इस टॉपिक पे, और ये पूरा सोर्स ऑफ एनर्जी चैप्टर जो है कवर हो जाएगा हम लोग का, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका हम लोग डिस्कस करेंगे, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसलिए जो जिनको पीडीएफ में कोई दिक्कत होगा तो एक बार ग्रुप में मैसेज कर देना, हम कुछ देर बाद भेजेंगे लेकिन। तो ठीक है, आज हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि थोड़ा अर्जेंट काम में निकलना पड़ेगा अभी। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे फिर, और उसमें हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक क्लास नेक्स्ट क्लास में, इसको एक बार पढ़ लेना सब लोग घर में।